हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि हम कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री शुरू कर रखा है, तो केमिस्ट्री में हमने कल पहला जो चैप्टर था हमारा ठोस अवस्था शुरू किया। और ठोस अवस्था में हमने ठोस अवस्था क्या होती है और ठोस अवस्था के प्रकार हम डिस्कस कर रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें हमने देख ली थी इसमें कि ठोसों में अंतर किस तरह का होता है, ठोसों के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को समझा था। और आज हम आगे डिस्कस करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, आज हम देखेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा, क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के बीच उपस्थित अंतराणुक बल की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? मैंने कहा था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अंतराणुक बल होता है। उनके जो अवयवी कण होते हैं, ये पार्टिकल्स हैं जैसे, तो ये क्या होंगे, आपस में अंतराणुक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, अब ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की प्रकृति है उसके आधार पर ही इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ये देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो सबसे पहला आणविक ठोस अवस्था, दूसरा आयनिक ठोस अवस्था, तीसरा धात्विक ठोस अवस्था और चौथा सहसंयोजक ठोस अवस्था। तो आज के इस वीडियो में हम इन चारों पार्ट्स को समझेंगे कि क्या आणविक ठोस होते हैं, क्या आयनिक ठोस होते हैं, क्या धात्विक ठोस होते हैं और क्या सहसंयोजक ठोस होते हैं। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है, आपके लिए ये बहुत उपयोगी होने वाला है। और आप लोगों की क्लासेस तो चलनी नहीं, अभी स्कूल खुलने नहीं है, तो आप लोगों के लिए यही एक ऑप्शन है। आप लोग अपनी कॉपी अच्छे से बनाते रहें और नोट करते रहें साथ में। तो आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, तो 4 प्रकार के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आणविक ठोस। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक अणुओं से बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहा जाता है। आणविक ठोस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सीधी सी बात है कि क्रिस्टल जालक जिनके, ठीक है, मतलब क्रिस्टल जिसमें जुड़े होते हैं। क्रिस्टल जालक किसको कहते हैं? जैसे क्रिस्टलों का जुड़ने का एक प्रॉपर क्रम होता है, तो उससे मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक, अब ये जो क्रिस्टल जालक जो जिन अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। जिनके क्रिस्टल जालक क्या होंगे, अणुओं से मिलकर बने होंगे, उनको आणविक ठोस कहेंगे। ठीक, अब देखिए समझ लीजिए। सबसे पहला है इसमें ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस अवस्था में अवयवी अणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बीच में बनाते हैं। देखिए समझ लीजिए, पहले देख लेते हैं। इस इनमें अणु प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। सामान्यतः ये कमरे के ताप पर गैस अथवा द्रव अवस्था में होते हैं। इन ठोसों के उदाहरण HCl और SO2 हैं। देखिए, जैसे HCl को देख लेते हैं। HCl, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब देखिए, जैसे HCl है तो इसमें क्या है, ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाता है। कैसे बनाता है? हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का 17 और हाइड्रोजन का 1। तो आउटर मोस्ट सेल जो होती है या बाहरी कोश जो होता है, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने हैं? अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 287 कितना हो जाएगा? तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, ये आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो सहसंयोजक बंध कब बनता है? जब दोनों अणुओं में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा। तो सहसंयोजक बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ठीक, और ध्रुवीय इसलिए, देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में। ठीक,
क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से इससे ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन ने क्लोरीन से कर ली। दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और जहाँ शेयरिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहाँ बंध बनता है कौन सा, सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। तो सहसंयोजी बंध कब बना, जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। जब ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, तो उस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणी तत्व होता है, और हाइड्रोजन भी वैसे विद्युत ऋणी होता है। हाइड्रोजन को कहीं रखते नहीं है, हाइड्रोजन को बिल्कुल आवारा तत्व बोलते हैं। कभी देखा है तो, जैसे फर्स्ट जो ग्रुप होता है हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, तो इस ग्रुप में हाइड्रोजन सबसे ऊपर होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक का तत्व नहीं माना जाता है, ना वो एस ब्लॉक का है, तो वो मतलब कुछ फिक्स उसका स्थान नहीं है पीरियोडिक टेबल में। ठीक, तो आई होप इतनी बात है। तो ये क्या होगा, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और कैसा, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, माइन नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ये थोड़ा सा ध्रुवण कर लेता है, घूम जाता है, तो उसको कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। हम समझेंगे आगे, समझेंगे इसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखें कि जो हमारे आणविक ठोस होते हैं वो क्या होता है कि अणुओं के बीच में क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध से मिलकर बने होते हैं, या आपस में अणुओं के बीच जो है अन्योन्य क्रिया से, द्विध्रुव अणुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया से बंधे होते हैं। अब देखिए क्या बोला कि सामान्यतः ये ठोस कमरे के ताप पर गैस अथवा द्रव अवस्था में होते हैं। देखिए जैसे हमने कहा HCl कमरे के ताप पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, सामान्यतः कमरे के ताप पे गैस अवस्था में होगा। तो समझ आया, हमने पढ़ा कि ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं वो उनके अवयवी कणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। कैसा होता है, मैं आपको HCl का एग्जाम्पल बता चुका हूँ। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा इसका पार्ट है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, वो तो क्या था, पोलर था, ध्रुवीय आणविक ठोस था, और ये क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब देख लीजिए, दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस में अणुओं के बीच दुर्बल वान डेर वाल बल कार्यरत होता है। कैसा, दुर्बल वान डेर वाल बल। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, दुर्बल वान डेर वाल बल होता है। वान डेर वाल बल पता है किसको कहते हैं, वान डेर वाल बल क्या होता है, ये एक तरह का हम बोलते हैं असंयोजी ये केमिकल बॉन्ड होता है, रासायनिक बंध होता है। असंयोजी एक मिनट, इसको हम कहते हैं असंयोजी रासायनिक बंध। दुर्बल जो वान डेर वाल बंध होते हैं उनको हम रासायनिक बंध भी बोलते हैं, लेकिन किस तरह का बंध है, असंयोजी रासायनिक बंध है। और ये बहुत कमज़ोर बॉन्ड होता है, बहुत कमज़ोर बॉन्ड होता है, एक तरह से बल जो दो ध्रुवों के बीच में लगता है, लेकिन वो क्या होता है, असंयोजी होता है। एकदम से जुड़े भी नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा, वो आपस में जुड़े होंगे एक कमज़ोर बंध के द्वारा जो आसानी से टूट जाता है। इसको कहते हैं दुर्बल वान डेर वाल बल। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे दीवारों पे छिपकली जो चलती है, दीवारों पे छिपकली जो चलती है, सट के रहती है ना दीवारों पे। देखो दीवार सीधी होती है, ऐसी सीधी दीवार है, खड़ी दीवार है, तो उसमें छिपकली चल रही है, तो वो जो उस पर सट कर रह पाती है, वो छिपकली की सतह के बीच में और दीवार की सतह के बीच जो बल कार्य करता है वो वान डेर वाल बल है। इसी को कहते हैं वान डेर वाल बल। होप समझ आया होगा आप लोगों को। तो अध्रुवीय आणविक ठोस के अणुओं के बीच में क्या होता है, दुर्बल वान डेर वाल बल कार्यरत होता है। ठीक, अब देखिए आगे, ये ऐसे ठोस होते हैं जो या तो परमाणुओं जैसे निम्न ताप पर ऑर्गन और हीलियम
तथा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बने अणुओं जैसे निम्न ताप पर H2Cl2 I2 द्वारा बने होते हैं। देखो ये कौन से ठोस होते हैं? जो निम्न ताप पर ऑर्गन और हीलियम, ऑर्गन क्या है? ऑर्गन इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, हीलियम भी अक्रिय गैस है। तो या तो ये अक्रिय गैसों से मिलकर बने होते हैं या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बने, वही अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। मैंने बताया था पिछले वाले में क्या था, वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो आणविक ठोस थे, वो जो ध्रुवीय आणविक ठोस थे वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बने थे, और ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध वही होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, लेकिन ये नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है इसमें, ठीक। और ऐसे अणु कौन से होते हैं जो निम्न ताप पर क्या हैं, जैसे H2 से बने होंगे, Cl2 से बने होंगे या I2 से बने होंगे, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर आयोडीन के द्वारा बने होते हैं। ये ठोस भी क्या होते हैं, निम्न गलनांक वाले होते हैं, जो कमरे के ताप पर या तो गैस या फिर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ आई होगी। तो पहला हमने देखा कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनाते हैं आपस में और बंध से जुड़े रहते हैं। इसके उदाहरण HClSO2 बताया था। और ये भी कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, और अध्रुवीय आणविक ठोस भी कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने पढ़ा आणविक ठोस, ठीक है, आणविक ठोस पढ़ लिया, आणविक ठोस के प्रकार पढ़ लिया। दूसरा देखते हैं आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, ठीक है, इसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होता है, इन ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, आयंस होते हैं। देखिए आयंस का समझ लीजिए पहले। आयंस क्या होते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना H+ या फिर सोडियम पे पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये प्लस आयन कैसे आता है ये समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, मान लो ये कोई कंपाउंड है NaCl, ठीक है, और इसमें आयंस होते हैं। आयंस क्यों होते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो विद्युत ऋणी तत्व है, आप लोगों को पता ही है, और सोडियम क्या है, वो धनी तत्व है। धनी क्यों है, देखिए क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन देता है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पता है ना, पढ़ा है 11th में। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए जैसे सोडियम का है 2, 8 और 1 होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं, ठीक। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का 2, 8 और 7। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए जो आयनन ऊर्जा खर्च होती है, देखिए क्या होगा, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको अपना जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका बाहरी कोश का एक इलेक्ट्रॉन है। और क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस से और बाहरी कोश में, तो जो बाहरी कोश होगा उसमें ऊर्जा की मात्रा वैसे भी कम होती है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से रख पाता है ये न्यूक्लियस, ठीक। अब देखो ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं पाएगा, इसलिए ये देने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि एक देना आसान है 7 लेने की तुलना में। ये तो सरल सी बात है। अब देखिए क्लोरीन का क्या है कि 2, 8 और 7, इसके पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है और ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो जब ये आपस में शेयरिंग करते हैं, जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, Na जो है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बना लेता है, Na+ बना लेता है, क्लियर। और Cl पे माइनस चार्ज आ जाता है। तो मतलब NaCl जो है वो कैसे बना, Na पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ये देख लीजिए, यहाँ पर क्लोरीन है और हमने कहा था क्लोरीन के पास कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है बाहरी कोश में, और सोडियम के पास कितना है, सोडियम के पास एक ही है। अब देखिए ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है। तो आयन समझ में आया कि इसके अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। मतलब आयनिक ठोस की सीधी सी पहचान है कि उनका अगर जल अपघटन करेंगे, जैसे NaCl है, नमक है ना, ये अगर हम इसको पानी में मिलाते हैं तो ये टूट जाता है आयन्स में, Na+ और Cl- आयन बना लेता है, ठीक। चलिए जिन
जिस ठोस में धनायन और ऋणायन त्रिविमीय विन्यासों में स्थिर वैद्युत बल कूलाम बल से बंधे होते हैं उस ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। क्या होता है? ये स्थिर वैद्युत बलों से बंधे होते हैं और आयनिक ठोस कहते हैं। धनायन और ऋणायन मैंने बता दिया कि कौन सा धनायन होगा और कौन सा ऋणायन होगा। अब देखिए आगे, आयनिक ठोस में आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल होने के कारण इन ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है कि इन ठोसों का जो गलनांक होगा या क्वथनांक होगा वो बहुत उच्च होगा। आगे देखिए, इनमें ठोस अवस्था में मुक्त आयन नहीं होते हैं। ठोस अवस्था में मुक्त मतलब NaCl है। देखिए NaCl है, जब ये सॉलिड स्टेट में है, नमक जब आपके पास सॉलिड स्टेट में है तो उस टाइम पर इसके पास ऐसे प्लस माइनस आयन नहीं है, मुक्त आयन नहीं होते हैं। ये कह रहा है, सिंपल सी बात है। इसलिए ये ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं। यही कारण है कि NaCl ठोस अवस्था में क्या होगा? विद्युत का सुचालक नहीं होगा, कुचालक होगा। जबकि जब इन ठोसों को जल में घोल दिया जाता है तो मुक्त आयन हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, NaCl का जल अपघटन करेंगे तो Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? विद्युत का चालक हो जाएगा। ठीक है, नमक का पानी विद्युत का बहुत अच्छा चालक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयन्स आ जाते हैं, प्लस माइनस जब आयन आ जाते हैं तो यही तो होता है। जैसे बिजली कब चलती है? जब एक प्लस माइनस आयन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा धात्विक ठोस। तो हमने पहला आणविक ठोस डिस्कस किया, फिर आयनिक ठोस डिस्कस किया और अब हम धात्विक ठोस पढ़ने वाले हैं। ठीक, या इसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, तो मेटालिक सॉलिड अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण धातु के परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। जिसमें क्या होता है? धातु के परमाणु, ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें अवयवी कण होते हैं। आगे देखिए, इन ठोसों में धात्विक परमाणु स्थिर अवस्था में होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक में मुक्त गति करते हैं। देखिए, कोई भी तत्व है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? क्रिस्टल जालक में मुक्त गति करते हैं और धात्विक परमाणु क्या होते हैं? वो स्थिर अवस्था में होते हैं। अब देखिए आगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण ये ठोस विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धात्विक मेटल से जो भी ठोस हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, तो आयरन को आप मेटेलिक ठोस बोल सकते हैं। तो आयरन क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ऊष्मा का भी अच्छा चालक होता है। आगे देखिए, इनमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल धात्विक बंध पाए जाने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य क्या होंगे? धात्विक बंध होंगे और इनके गलनांक और क्वथनांक हमेशा उच्च होते हैं। ठोसों के उदाहरण देख सकते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या होंगे? सॉलिड हो गए। कौन से? मेटेलिक सॉलिड। मतलब सारी की सारी मेटल जो है वो मेटेलिक सॉलिड हैं, चाहे वो आपका Ag हो, कॉपर हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या हैं? मेटेलिक सॉलिड होंगे। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया, एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रखना है इनके, ठीक है। अब देखिए आगे, और लास्ट हमारा है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। देखिए, सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि नेटवर्क ठोस किससे कहते हैं? तो सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। वे ठोस जिनमें समान प्रकार के परमाणु तथा भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर सहसंयोजक नेटवर्क बनाते हैं, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। क्या होता है इसमें कि एक तो समान प्रकार के परमाणु, मान लीजिए ये कुछ समान प्रकार के परमाणु और कुछ क्या होंगे? असमान प्रकार के या भिन्न प्रकार के परमाणु, ठीक है, ये कुछ भिन्न प्रकार के परमाणु ये आपस में जुड़कर जब क्या करते हैं? एक सहसंयोजक नेटवर्क बनाते हैं, तो उसी को हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहेंगे। आगे देखिए, ये ठोस बहुत कठोर होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। देखिए, ये जो सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस होते हैं ये बहुत कठोर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट बहुत कठोर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। और इन ठोसों का गलनांक बहुत उच्च होता है। इन ठोसों का गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। देखिए, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी सहसंयोजक ठोस विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। देखिए, ग्रेफाइट है ना जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा जो आपका
सहसंयोजक जो नेटवर्क ठोस है, ग्रेफाइट एकमात्र है जो विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सब क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मेनली अपर रूप हैं, जैसे हीरा देख सकते हैं, हीरा डायमंड का कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का, ये सिलिका हो गया। तो ये क्या होते हैं, सिलिका मतलब मिट्टी। सिलिका कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है ना, तो विद्युत का कुचालक होता है। हीरा भी विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है एकमात्र ऐसा है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस हमने डिस्कस किए। तो फाइनली मैं आप लोगों को जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आणुक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं। आणुक ठोस के बारे में हमने पढ़ा कि इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो ध्रुवीय, जिनमें ध्रुवीय आणुक सहसंयोजी बंध बनता है, और अध्रुवीय में अध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनता है, जैसे HCl और इसमें क्या होता है H2Cl2 या I2 द्वारा ये बने होते हैं, या फिर ऑर्गन और हीलियम से मिलकर ये बने होते हैं। और कमरे के ताप पर दोनों ही द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में कभी नहीं मिलेंगे। आयनिक ठोस जो होता है ये अब इसमें अवयवीकरण आयन होते हैं। NaCl बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। जल अपघटन होने पर ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये विद्युत के कुचालक रहते हैं। धात्विक ठोस जो होता है हमारा, वो धातु परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं और उसको धात्विक ठोस कहते हैं हम। और धात्विक ठोस में क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रिस्टल जालक में मुक्त गति करते हैं और धात्विक परमाणु हमेशा स्थिर रहते हैं। और धात्विक बंध इनमें पाया जाता है और गलनांक क्वथनांक इनके उच्च होते हैं। आयरन, कॉपर और सिल्वर इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उप सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में हमने पढ़ा कि परमाणु आपस में जो जुड़कर क्या होते हैं, समान प्रकार के और भिन्न प्रकार के जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस बनाते हैं। ये बहुत कठोर होते हैं केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट सुचालक होता है। और उदाहरण इसके हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका आदि हमने डिस्कस किए। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट था आज इसका, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार आज हमने डिस्कस किए, ठीक है। और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप लोगों को जितना मैंने पढ़ा दिया है उसके अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं और मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें आप फ़ोटो खींच के, ठीक है, कि कितना आपने लिखा है, फिर मैं चेक कर लूँगा उसको। और इसके अलावा अपना ध्यान रखें और पढ़ाई ज़रूर करें। आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई करना है, एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।